अभी 4 रेल के लिए 12 डिब्बे आना बाकी है, कोरोना की वजह से नहीं आए। बाकी सारे ही डिब्बे चाइना से आए हैं। आयात बंद कर दो, डिब्बे नहीं आएंगे, 4 लोग नहीं आएंगे, क्योंकि आप तो निर्माण नहीं कर सकते ना। आप अभी आपके पास क्षमता ही नहीं है निर्माण करने की, तो 4 रेल शुरू नहीं होगी। क्या हम अफोर्ड कर सकते हैं? क्या? सबसे बड़ी बात, 3000 करोड़ का सरदार वल्लभ भाई पटेल का पुतला सरदार सरोवर पर जो बना हुआ है, जो दुनिया में सबसे ऊंचा पुतला है, वह चाइना की कंपनी ने बनाया है। कितने लोगों को मालूम है? मुझे नहीं मालूम। और हम बात करते हैं, कल तक मित्रता थी तो सरदार वल्लभ भाई पुतले से लेकर तो नेल कटर तक हर चीज़ हमने चाइना से ली, और आज सीमा पर जो हुआ है और लोग छाती पीट पीट कर कह रहे हैं कि चाइना की चीज़ों का बहिष्कार करना चाहिए। कीजिए, मुझे आनंद होगा, क्योंकि मैं स्मार्टफोन यूज़ नहीं करता। मुझे क्या परेशानी है? मुझे कोई परेशानी नहीं है। परंतु 72% यदि चाइना के फ़ोन हम यूज़ कर रहे हैं और ये फ़ोन का मार्केट 50 करोड़ लोग यूज़ करते हैं, किस किस को बहिष्कार करोगे? तो यह सोचने वाली बात है। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि 1951 से लेकर तो 1954 तक डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने निरंतर चाइना से आक्रमण के संकट का उल्लेख किया है। राज्यसभा में किया है, सार्वजनिक सभा में किया है, 1952 के चुनाव में किया है, और चुनाव के अपने घोषणा पत्र में भी करने के बाद नेहरू जी नहीं जागे, और मोदी जी का जागने का सवाल ही नहीं है। अब हम बात करेंगे आर्थिक पैकेज की, 1,20,000 करोड़ की, 1,20,000 करोड़ के आर्थिक पैकेज की बात करेंगे, जिसको आत्मनिर्भरता का पैकेज कहा गया है। कभी कभी क्या होता है कि कोई शब्द हम अपने ढंग से यूज़ करना चाहते हैं, उसकी व्याख्या अपने ढंग से यूज़ करते हैं। नरेंद्र मोदी जी ने भी 12 मई को जब इस पैकेज की घोषणा की, तब इस आत्मनिर्भर भारत की आत्मनिर्भरता की अपनी व्याख्या प्रस्तुत की। होकल इज़ लोकल, लोकल को होकल कीजिए, वर्ल्ड सप्लाई चेन के लिए चाहिए। जब आत्मनिर्भर भारत की बात करेंगे और वर्ल्ड सप्लाई चेन की बात करेंगे, इसका मतलब हम दुनिया से कुछ नहीं खरीदेंगे मगर दुनिया को बेचेंगे। क्या ऐसा चलता है? क्या ऐसा चलता है? कि ये चलता नहीं है। चीन का माल का सरकारी बहिष्कार हम लोग कर नहीं सकते, क्योंकि हम वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर हैं, और चाइना भी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर होने की वजह से भारत सरकारी तौर पर चीन के किसी चीज़ को बहिष्कृत नहीं कर सकता। सो ही कल ही 20 तारीख को ही नरेंद्र मोदी जी ने एक बड़ी घोषणा की, उसका भी चलते चलते उल्लेख करना चाहिए, इकोनॉमिक घोषणा से संबंधित है। स्थलांतरित मजदूरों के लिए उन्होंने 50,000 करोड़ की योजना घोषित की है, उनको रोजगार देने के लिए। और यह योजना सिर्फ गरीब कल्याण रोजगार योजना के नाम से 20 तारीख को उद्घाटित हुई है। उद्घाटन जो हुआ है वह एक बिहार के कस्बे से हुआ है। बिहार के एक कस्बे से ऑनलाइन उद्घाटन किया है, और इस योजना में बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और उड़ीसा यह राज्य सहभागी होंगे। और फिर आज मैं पढ़ रहा था, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने कहा है कि भाई हम क्या आपके सौतेले बेटे हैं?
हमसे भेदभाव क्यों कर रहे हो, हमको इस योजना में क्यों नहीं सहभागी करते। तो यह योजना है और सिंपल है, इसके पीछे भी राजनीति है, क्योंकि नवंबर में बिहार के चुनाव आ रहे हैं, विधानसभा के चुनाव आ रहे हैं, इसीलिए बिहार का गांव चुना गया और इसीलिए बिहार को प्राथमिकता देते हुए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि बिहार उत्तर प्रदेश से बहुत सारे लोग अन्य प्रदेश में गए और वापस भी आ गए श्रमिक, उनके लिए योजना जरूरी था। मगर आज यदि मुझे पूछे तो मैं यह कहूँगा कि इतना ही पैसा यदि महात्मा गांधी रोजगार हमी योजना में लगाया जाता तो देश भर के इन मजदूरों के लिए अधिक फायदे का होता, बशर्ते इसके कि इस प्रकार की यह योजना चलाई जाए। आर्थिक पैकेज के संबंध में बात करने से पहले थोड़ा सा वर्तमान इकोनॉमिक सिचुएशन की भी बात करनी चाहिए। यह कहा जा रहा है एक जून से तालाबंदी धीरे धीरे समाप्त की जा रही है, फिर भी अर्थव्यवस्था पटरी पर नहीं आ रही है। अर्थव्यवस्था की जब भी हम बात करते हैं तब ये ध्यान में रखना चाहिए कि कोरोना का प्रादुर्भाव भारत में होने से पहले ही हमारी अर्थव्यवस्था निरंतर गर्त में जा रही थी, अर्थव्यवस्था डूबने की कगार पर आई थी। आज भी अर्थशास्त्री ये कहते हैं कि इस अर्थव्यवस्था को सबसे बड़ी हानि जो किस सरकारी निर्णय के फलस्वरूप दी गई है हुई है वो है नोटाबंदी। हम भूल नहीं सकते कि उसके चलते 3 से 4% वृद्धि दर में कमी आई है। दूसरा जो है वो है जीएसटी का एक इस प्रकार से मिसमैनेज प्रकार से अव्यावहारिक तरह से गैर व्यवस्थापन के चलते जीएसटी को लागू किया गया, वह भी एक बड़ा अर्थव्यवस्था के लिए बड़ा दुखद धक्का था। कल परसों की बात है, परसों का पेपर में पढ़ रहा था, 19 तारीख के टाइम्स ऑफ इंडिया में आया है कि भारत की अर्थव्यवस्था 2020-21 में अर्थव्यवस्था का वृद्धि दर ऋण रहेगा, माइनस रहेगा। और नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि अर्थव्यवस्था पटरी पर आ रही है, हम ऊर्जितावस्था की ओर जा रहे हैं, परंतु सारे ही दुनिया का मानांकन करने वाली संस्थाओं ने, रिजर्व बैंक ने अर्थव्यवस्था का वृद्धि दर 0 से भी कम रहेगा ऐसी भविष्यवाणी की है। इस परिप्रेक्ष्य में अब लोग हम आते हैं 1,20,000 करोड़ के आर्थिक पैकेज पर। साधारणतया आर्थिक पैकेज का अर्थ ये लगाया जाता है, आर्थिक पैकेज, अर्थव्यवस्था डूब रही है, ऐसा क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि एक सिंपल सूत्र रखा गया है। अर्थव्यवस्था का एक बड़ा सिंपल सा सूत्र रखा गया है, मांग बढ़ेगी तो उत्पादन बढ़ेगा, उत्पादन बढ़ेगा तो निवेश बढ़ेगा, निवेश बढ़ेगा तो रोजगार बढ़ेगा। अर्थव्यवस्था में मंदी कब आती है? अर्थव्यवस्था में मंदी तब आती है जब बेरोजगारी बढ़ती है, लोगों के हाथ में पैसा नहीं होता, मांग घटती है, मांग घटती है इसलिए उत्पादन घटता है, उत्पादन घटता है इसलिए निवेश घटता है, और निवेश घटता है इसलिए बेरोजगारी बढ़ती है। इसको अर्थव्यवस्था का दुष्ट चक्र कहा जाता है, विशियस सर्कल कहा जाता है। इसलिए किसी भी अर्थव्यवस्था में जब मंदी आती है, मंदी का मतलब क्या? मांग का घटना, उत्पादन का घटना सारे ही क्षेत्रों में, निवेश का घटना और बेरोजगारी का बढ़ना। इस दुष्ट चक्र को तोड़ना है
तो उसके लिए पैकेज घोषित किया जाता है, उसके लिए पैकेज घोषित किया जाता है। और पैकेज घोषित करना मतलब लोगों को डायरेक्ट हाथ में पैसा देकर मांग में वृद्धि करना। ये समझ लीजिए, मांग में वृद्धि। मांग में वृद्धि कब होगी? जब आम आदमी के हाथ में पैसा आएगा, आम आदमी के हाथ में पैसा आएगा डायरेक्ट। इसलिए कोरोना के चलते जब अर्थव्यवस्था में मंदी आई तो दुनिया के सारे ही देशों में मांग बढ़ाने के लिए डायरेक्ट लोगों को बेनिफिट्स दिए गए, डायरेक्टली लोगों के हाथ में पैसा दिया गया। अमेरिका में हुआ, ब्रिटेन में हुआ, जापान में हुआ। जापान ने तो अर्थव्यवस्था का 21%, जीडीपी का 21% घोषित किया। मगर हमने इस सूत्र को नहीं जाना और नहीं किया। हमारा 1,20,000 करोड़ का पैकेज, इसको मोदी जी ने कहा आत्मनिर्भर भारत के लिए पैकेज, मांग बढ़ाने के लिए नहीं। सवाल पहला यही पूछा जाता है कि क्या आत्मनिर्भर भारत के लिए पैकेज की घोषणा करने के बाद, यह घोषणा 12 मई को की थी, आज तक 1 महीना हो गया है, क्या मांग बढ़ गई? क्या मांग बढ़ गई? क्या उत्पादन बढ़ गया? क्या निवेश बढ़ गया? क्या रोजगार बढ़ गया? ऐसा 1 महीने में कुछ भी नहीं हुआ। मोदी जी की घोषणा थी वोकल फॉर लोकल। मोदी जी कहते हैं वोकल फॉर लोकल, मतलब गांव खेड़े में जो उत्पादन हो रहा है, जो उत्पाद होने की संभावना है, उसको हम वॉइस देंगे, उसको हम ब्रांड करके प्रस्तापित करेंगे और उसको हम ग्लोबल मार्केट में प्रस्तापित करेंगे। इसके लिए उन्होंने घोषणा की कि अर्थव्यवस्था में, इंफ्रास्ट्रक्चर में हम सुधार करेंगे, टेक्नोलॉजी ड्रिवन वाइब्रेंट इकोनॉमी हम लोग लाने का प्रयास करते हैं, टेक्नोलॉजी ड्रिवन। और इसके लिए हम लैंड रिफॉर्म्स करेंगे, लेबर रिफॉर्म्स करेंगे, लिक्विडिटी करेंगे और लॉज में सुधारना करेंगे। लैंड रिफॉर्म्स मतलब किसानों ने अपनी ज़मीन कारपोरेट सेक्टर को बेचकर भूमिहीन होना चाहिए, कारपोरेट सेक्टर को तुरंत ज़मीन मिले, इसके लिए लैंड रिफॉर्म्स आएंगे। लेबर रिफॉर्म्स, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश 12 घंटे काम, कोई सुरक्षा नहीं, ये कानून आ गए हैं। अच्छा हुआ कि सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल हुई, उन्हीं के आरएसएस एफिलिएट भारतीय मजदूर संघ ने इन कानूनों का विरोध किया है। 3 साल तक मजदूरों को कोई सुरक्षा नहीं, यह भारत आत्मनिर्भर बनाने के प्रयास है, इसके लिए लेबर लॉज हैं। तो इस प्रकार से हम लोग इस पैकेज की ओर देखना चाहिए। अब ये पैकेज, इस सरकार पर हमेशा से आरोप किए जाते हैं कि यह सरकार जानकारी देती कम है, छुपाती अधिक है। अभी ये जो 15-16 जून को जो हुआ, उस गलवान घाटी में जो हुआ, 10 सैनिक चीन के कब्जे में थे, बताया नहीं गया। आज भी नहीं बताया जा रहा है कि गलवान घाटी में चीन की सेना उपस्थित है, आज भी नहीं बताया जा रहा है। मोदी जी घोषणा करते गलवान में चीन का कोई उपस्थिति नहीं है और उन्होंने कोई पोस्ट पर कब्जा नहीं किया, मगर बाकी की जगह पर चीन का कब्जा है, उसके लिए मोदी जी कुछ भी बात नहीं करते। उसी प्रकार से इस 1,20,000 करोड़ के पैकेज में जो दिया गया है उसके बारे में अर्थ मंत्री जी ने 5 दिन लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की, परंतु कोई भी स्पष्टता नहीं आई। सर्वप्रथम
1,20,000 करोड़ के पैकेज में उस दिन तक, उस तारीख तक 10 लाख करोड़ की विविध प्रकार की लिक्विडिटी, ये पैकेज लिक्विडिटी पर आधारित है। लिक्विडिटी का मतलब ऐसा कि रोकड़, कैश अर्थव्यवस्था में देना, बैंक को अधिक कर्जे मुहैया कराने के लिए, वो उद्योग को हो, छोटे उद्योगों को हो, जो कुछ भी हो, उसके लिए अधिक से अधिक बैंक के माध्यम से कर्ज देना, इसको लिक्विडिटी कहते हैं। रिजर्व बैंक ने इसके पहले ही करीब 10 लाख करोड़ की लिक्विडिटी की सुविधा अर्थव्यवस्था में उपलब्ध कर दी थी। करीब 10 लाख, सॉरी, हाँ, 1,20,000 करोड़ का पैकेज है ना, तो 50% की सुविधा बैंक ने पहले ही, रिजर्व बैंक ने पहले ही उपलब्ध करवा दी थी। उसके बाद में आर्थिक बजट के माध्यम से जो कुछ भी दिया गया वो सारा हम लोगों के इसमें समाविष्ट किया गया। इसका मतलब यह है कि सिंपल है, सिर्फ 1,20,000 करोड़ में से सिर्फ 10 लाख करोड़, मतलब 5%, मतलब 5% सिर्फ सही अर्थों में पैकेज के रूप में दिया गया है। इसमें से MSME, मीडियम, स्मॉल एंड माइक्रो एंटरप्राइजेस के लिए 3 लाख करोड़ का प्रावधान किया गया। इसका मतलब यह जो उद्योग हैं, इन उद्योगों का रोजगार के निर्माण में बहुत अधिक महत्व है, निर्यात में बहुत अधिक महत्व है, अर्थव्यवस्था के लिए बहुत अधिक महत्व है, और इनके लिए 3 लाख करोड़ का ऋण उपलब्ध करवाया गया, डायरेक्ट नहीं, ऋण उपलब्ध करवाया गया। उसमें से 30,000 करोड़ NBFC, नेशनल बैंक फॉर फाइनेंशियल डेवलपमेंट, बीज क्षेत्र के लिए 90,000 करोड़ का प्रावधान किया गया। अब कर्ज तो है, यह बैंक ये कह रही है कि MSME को जो कर्ज की सुविधा दी गई है, MSME कर्ज लेने के लिए ही तैयार नहीं है, इसीलिए कोई कर्ज लेने के लिए आगे नहीं आ रहा है। इसलिए बैंक के पास जो अतिरिक्त पैसा है, बैंक वो पैसा रिजर्व बैंक में जमा कर रही है। क्यों नहीं कर्ज लेने के लिए लोग आ रहे हैं आगे? क्योंकि मार्केट में मांग नहीं है। अधिक कर्ज लेकर, निवेश कर उत्पादन बढ़ाकर किसको बेचेंगे, यह उनकी है। MSME ने कहा था कि हमको कर्ज तो चाहिए, परंतु 3 महीने का जो वेतन हम लोग दे नहीं पा रहे हैं, उस वेतन के भुगतान के लिए सरकार ने हमें डायरेक्ट मदद करनी चाहिए। कर्ज पर ब्याज माफ किया जाना चाहिए जो हमारे ऊपर कर्ज है सरकार ने। और तीसरी है कर्ज सुलभता। कर्ज सुलभता के लिए बैंक ने पैसा दिया, इस पैकेज में पैसा दिया गया है, परंतु बाकी जो 2 चीज़ें हैं उसके बारे में कोई विचार नहीं किया गया है। सरकार से अनुरोध किया गया था कि लोगों को डायरेक्ट बेनिफिट दीजिए। सिर्फ एक बात की गई, जो मनरेगा का जो बजट है वो बढ़ाया गया। आज प्रवासी मजदूर जितने भी अपने अपने इलाके में वापस गए हैं, वो सारे ही मजदूर आज मनरेगा पर काम कर रहे हैं। टीचर की नौकरी चलेगी, 12 करोड़ लोगों का रोजगार चला गया इस अर्थव्यवस्था में। 12 करोड़ लोग, मतलब मल्टीप्लाइड बाय 5, 60 करोड़ परिवार की आमदनी समाप्त हो गई है। MSME कर्जा लेंगे, उद्योग कर्जा लेगा, उद्योग शुरू होगा, रोजगार बढ़ेगा, और फिर 60 करोड़ लोगों को या 12 करोड़ परिवार को खाने पीने के लिए कुछ मिलेगा। ऐसा
कितने समय तक उनको राह देखनी पड़ेगी। मनरेगा का बजट बढ़ाया गया, 3 महीने के लिए 5 किलो अनाज और 1 किलो चने का प्रावधान किया गया। लोग सोच रहे हैं कि एक परिवार क्या 5 किलो अनाज में जिंदा रहेगा। इस पर बात करते हुए 2 अर्थशास्त्री हैं, एक तो अभिजीत बैनर्जी हैं और दूसरे रिजर्व बैंक के गवर्नर जो है रघुराम राजन। इन्होंने सीधा कहा कि आप लोगों को डायरेक्ट बेनिफिट दीजिए। डायरेक्ट बेनिफिट कभी कभी कांग्रेस ने जो चुनाव से पहले न्याय नाम की योजना दी थी, उसमें मिनिमम बेसिक इनकम का प्रावधान था। अब उसको नाम बदल दीजिए आप। मनरेगा तो आप चला ही रहे हो ना। मनरेगा किसकी योजना है? कांग्रेस की योजना है जो आप चला रहे हो और बड़े पैमाने पर चला रहे हो, जो आज सबसे उपयोगी परियोजना सिद्ध हुई है प्रवासी मजदूरों को रोजगार देने के लिए। इन्होंने कहा था कि आप कम से कम 3 महीने के लिए हर एक प्रवासी मजदूर को 7,500 रुपया दीजिए। 7,500 रुपया देने से उनके हाथ में पैसा आएगा, मांग बढ़ेगी तो उत्पादन बढ़ेगा तो निवेश बढ़ेगा तो रोजगार बढ़ेगा। और इसी के लिए इस प्रकार का प्रावधान करना जरूरी है। यह प्रावधान सरकार ने किया नहीं। रोजगार गारंटी योजना के चलते जो भी रोजगार मिला उतना ही रोजगार उन लोगों को मिला है, बाकी कोई रोजगार नहीं मिला। मैं इसका समारोप करना चाहूँगा इस प्रकार से। 1,20,000 करोड़ की योजना घोषित की, जिसमें से सिर्फ और सिर्फ 10 लाख करोड़ ही सिर्फ डायरेक्ट बेनिफिट के लिए रखे गए हैं। बाकी 1,10,000 करोड़ जो है, 1,10,000 सॉरी थोड़ा सा आंकड़ों में गलती हो रही है, इसको करें। 1,20,000 करोड़ में से सिर्फ 5% राशि डायरेक्ट बेनिफिट के लिए रखी गई है। उसके बाकी की राशि लिक्विडिटी के लिए बैंक के माध्यम से किसानों को कर्जा दो, एमएसएमई को कर्जा दो, बड़े उद्योगों को कर्जा दो, इसके लिए रखी गई है। तो यह योजना आत्मनिर्भर भारत की योजना है, यह पैकेज नहीं है। पैकेज के नाम पर आत्मनिर्भर भारत का सपना बेचा गया है। दूसरा, इससे अर्थव्यवस्था का कोई भी भला नहीं होने वाला है। अर्थव्यवस्था का भला होने के लिए मांग में वृद्धि आवश्यक है, लोगों को डायरेक्ट बेनिफिट देना जरूरी है। अमेरिका ने ये किया, ब्रिटेन ने ये किया, जापान ने ये किया, सारी ही अर्थव्यवस्था में ये किया, मगर भारत इसके लिए तैयार नहीं है। और इसके चलते 1,20,000 का पैकेज किसी भी अर्थ से अर्थव्यवस्था को जीवनदान देने के लिए कारगर नहीं होगा। मैं 2 बातें अप्रिशिएट करूंगा। पहली बात तो रोजगार हमी योजना, महात्मा गांधी रोजगार हमी योजना का जो बजट बढ़ाया गया है वो बड़ी अच्छी बात है। 50,000 करोड़ का ये जो नया प्रावधान है, गरीब श्रमिक कल्याण योजना, ये बड़ी अच्छी बात है। लोगों को फ्री राशन देने की जो योजना है वो बड़ी अच्छी बात है। इन 3 बातों का मैं उल्लेख जरूर करना चाहूँगा, जिसके चलते डायरेक्ट बेनिफिट्स श्रमिकों को, आम आदमी को मिलने वाले हैं। बाकी पैकेज आत्मनिर्भर भारत, नेहरू जी के समय में यह प्रयोग हुआ। उस समय इसको कहा जाता था इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट, इंपोर्ट के लिए पर्यायी विकास योजना, जो असफल रहा।
आज भी आत्मनिर्भर भारत जैसी योजना लोकल ग्लोबल बोलने के लिए बड़ा अच्छा है, ये सारा आज भी बिना किसी अर्थव्यवस्था को नहीं ऊर्जितावस्था देने वाले पैकेज है। इसलिए हम चाहेंगे, आज भी चाहेंगे कि मांग बढ़े, ऐसी योजनाएं लेकर, ऐसा पैकेज लेकर सरकार को आगे आना चाहिए। अन्यथा अर्थव्यवस्था निरंतर गर्त में जा रही है। 2020-21 के लिए माइनस ग्रोथ रेट कहा गया है, जिसके ऊर्जितावस्था की कोई संभावना ही है। चीन के आक्रमण के बाद, मैं आक्रमण ही कहूँगा, चीन के आक्रमण के बाद अर्थव्यवस्था के सामने एक नया संकट उपस्थित हुआ है। सरकार डिप्लोमेटिकली, राजनीति के चलते, कूटनीति के चलते इससे कैसे लड़ेगी, ये सरकार के सोचने की बात है, क्योंकि युद्ध की संभावना दोनों देशों में बिल्कुल भी नहीं है, ऐसे सारे ही विश्लेषक मानते हैं। कूटनीतिक उपायों से ही भारत 2020 का है, तो चीन भी 2020 का है, और चीन पाकिस्तान नहीं है कि हम बालाकोट के जैसी नीति अपना सके। इसलिए नरेंद्र मोदी जी ने, इसलिए राजनाथ सिंह जी ने, इसलिए एस जयशंकर जी ने बालाकोट नहीं कहा, कूटनीतिक कहा। चर्चा के माध्यम से समस्या सुलझाई जानी चाहिए, क्योंकि चीन भी 2020 का है, यह हमें समझना चाहिए और कुछ बातें जनता तक पहुंचानी चाहिए। धन्यवाद।